हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने थोड़े से कन्वर्जन के क्वेश्चन किए थे, बेसिक क्वेश्चन डन हो चुके हैं। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो वैल्यू एडेड मेथड होने वाला है। चले विदाउट डिले क्लास स्टार्ट करते हैं हम अपनी। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, अभी हमारे नेशनल इनकम का ये जो मेथड है ये हमारा फर्स्ट मेथड रहेगा। कौन सा? फर्स्ट मेथड। ये मेथड नंबर फर्स्ट है हमारा। ये हमारा जो मेथड है ये पहला है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है, ये वैल्यू एडिड मेथड है बच्चों। ठीक है, देखिए हमें जो पढ़ने हैं मेथड वो वैल्यू एडिड पढ़ना है, इनकम पढ़ना है और एक्सपेंडिचर पढ़ना है। ठीक है, हमें ये तीन मेथड पढ़नी है और तीनों के न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने हैं और तीनों के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। वैसे तो इंडिविजुअली क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी ऐसे भी केसेस देखे गए जहां पे कंबाइंड फिगर होता है, जहां पे आपको वैल्यू एडिड भी और इनकम मेथड भी लगाने को कह सकता है। हम क्या करेंगे, हम एक एक करके तीनों मेथड को आराम से सीखते हैं, सभी के न्यूमेरिकल्स लगाते हैं और परफेक्शन हासिल करते हैं। चलिए बिना लेट किए आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना वैल्यू एडिड मेथड। ये हमारा पहला मेथड रहेगा। आने वाली फर्दर क्लासेस में रखेंगे इसको हम इनकम को और एक्सपेंडिचर मेथड को बच्चों। ठीक है, देखिए वैल्यू एडेड मेथड का ना, जब हम इसको लगाते हैं मेथड, इसमें जो सबसे पहली चीज हमें मिलती है वो होती है हमारी जीडीपी एट एमपी। क्या होती है प्यारे बच्चों? जीडीपी एट एमपी। जीडीपी के बारे में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है। जीडीपी क्या है हमारा? ये हमारी है डोमेस्टिक इनकम, जिसमें हमारे जो रेजिडेंट हैं, जो हमारे नॉन रेजिडेंट हैं, दोनों की इनकम कैलकुलेट है। बट एक फर्क है, यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट की जगह ये मार्केट प्राइस पे निकलती है। अब मार्केट प्राइस का मैंने आपको फंडा समझाया हुआ है कि फैक्टर कॉस्ट के अंदर जब आप एनआईटी ऐड करते हो तो आप कहाँ चले जाते हो? सर हम मार्केट प्राइस पे चले जाते हैं। ठीक है, और अगर किसी बच्चे को एनआईटी वगैरह के बारे में नॉलेज नहीं है, नेफिया की नॉलेज नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों पिछला लेक्चर आप ही के लिए था। आप वहां जाइए और वहां जाके एनआईटी और नेफिया अपना कंप्लीट कीजिए। देखिए मैं आपको सिंपल से एक चीज बता देता हूँ, अगर आपका एनआईटी नेफिया या ये सब आपको बेसिक चीजें निकालनी नहीं आती, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना नहीं आता, आपको बहुत दिक्कत होगा फिर आगे चलकर, क्योंकि कन्वर्जन बहुत मेन है। इसी के लिए मैंने पिछली 2 क्लासेस में लगाई हैं ताकि आपको कन्वर्जन बेस्ट से बेस्ट सिखा सकूं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वैल्यू एडिड मेथड में क्या है। ठीक है, इसे कभी कभी इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, या आप इसे नेट आउटपुट मेथड भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो बच्चों? नेट आउटपुट मेथड। ठीक है, या इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। ठीक है, फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करना होता है इंटरमीडिएट कंजप्शन को। किसमें से बच्चों? वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को हमें माइनस करना है। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, अब सेल कैसे निकलेगा? डोमेस्टिक सेल, एक्सपोर्ट और गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन। ठीक है, चेंज इन स्टॉक के लिए क्लोजिंग में से ओपनिंग हटाना है। ठीक है, आइए इसी चीज को हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखिए मैंने आपको क्या क्या चीज समझाई इसमें। वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडिट मेथड में मैंने आपको बताया, इसमें जो फॉर्मूला लगाते हैं हम वो क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। फॉर्मूले को पहले अच्छे से समझेंगे बच्चों हम। पहले हम फॉर्मूले को अच्छे से समझेंगे कि फॉर्मूले में क्या क्या बातें हैं, उसके बाद हम न्यूमेरिकल से मूव करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब हुआ सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, अब यहाँ पे सेल का मतलब क्या है सर? थोड़ा सेल का मतलब बताइए। देखिए सेल हम कहां कहां कर सकते हैं। ठीक है, सबसे जो पहली सेल होती है वो होती है डोमेस्टिक सेल। कौन सी सेल? डोमेस्टिक सेल। यानी हम सामान अपना डोमेस्टिक में भी बेच सकते हैं, मतलब देश के अंदर भी बेच सकते हैं, हम सामान को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और कई बार हम चाहे डोमेस्टिक बेचें चाहे एक्सपोर्ट। देखो मैं आपको बता रहा हूं सेल का मतलब क्या है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं, हम पहले भी इसमें डिस्कस कर चुके हैं, हम इसमें ना वैल्यू एडिशन फाइंड करते हैं कि हमने कोई चीज कितने की बनाई और उसे मार्केट में कितने में बेच दी, उसके बीच में जो गैप आता है वो वैल्यू एडिशन होता है। ठीक है, ये वही मेथड है वैल्यू एडिशन बच्चों, ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है, बस थोड़ा सा इसको हम डीपली समझ रहे हैं अब। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम क्या कर रहे हैं? इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए सेल और चेंज इन स्टॉक को जोड़ा जाता है। सेल के लिए डोमेस्टिक सेल होती है, हम चाहे इकोनॉमी में बेचे या इकोनॉमी से बाहर बेचे, और साथ साथ में कई बार हम चीजें बनाते हैं
और उसे सेल्फ कंज्यूम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन, और वो भी सेल का पार्ट माना जाएगा। एक बात को हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई चीज हमने बनाया और सेल्फ ही कंज्यूम कर ले गए, खुद ही खा गए, बट अगर आप खुद से नहीं बनाते तो ऑब्वियसली कहीं से खरीद के लाते, और खरीद के लाते तो भी वो तो सेल का पार्ट बनता ना। तो कहीं ना कहीं चाहे आप चीजें खुद से बना के बेचो या एक्सपोर्ट करके बेचो, बाहर बेचो, देश में बेचो, या खुद ही बनाकर खुद खा जाओ, ये सारी चीजें हमारी सेल का पार्ट बन जाएंगी। ठीक है ना बच्चों? चलिए अब बात करते हैं चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या है। यहाँ पर देखें, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक में आता है सबसे पहले हमें क्लोजिंग स्टॉक में से अपने ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देने हैं। क्या कर देने हैं? ओपनिंग स्टॉक हमें माइनस कर देने हैं। ठीक है, क्लोजिंग में से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देते हैं। यानी हमें समझ में आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए सेल में हमें ऐड करना है चेंज इन स्टॉक। सेल अगर दिया है क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं दिया है तो आपको इन तीनों को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चेंज इन स्टॉक अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज सर क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक दे रखा होगा। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हुआ हमारा यहाँ पर क्लियर। अब मैं थोड़ा सा ना आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन पे बात करता हूँ कि ये क्या चीज होती है, थोड़ा ये भी क्लियर करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब होता है जो रॉ मटेरियल हम बिजनेस में यूज करते हैं। हम दो तरह की चीजें यूज करते हैं, एक तो होते हैं फैक्टरी इनपुट्स। ठीक है, इसको आप इनपुट लिख लेना बच्चों, इनपुट, और ये होते हैं नॉन फैक्टर इनपुट। ठीक है, एक होता है फैक्टर इनपुट और एक होता है नॉन फैक्टर इनपुट। ठीक है बच्चों, ठीक है, नॉन फैक्टर इनपुट्स। देखो फैक्टर इनपुट्स के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, जो लैंड, लेबर, कैपिटल और ईएनटी का मतलब होता है एंटरप्रेन्योरशिप, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, ये चार फैक्टर को मैं फैक्टर इनपुट्स कहता हूं। ठीक है, वो आपको करने हैं यहाँ इग्नोर। जब भी हम बिजनेस में, इंटरमीडिएट का मतलब हुआ कि हम कच्चा माल यूज कर रहे हैं, ऐसे फैक्टर यूज कर रहे हैं जिससे हम प्रोडक्शन करेंगे, तो स्पेशली आपको इन चारों को इग्नोर करना है। हमेशा इंटरमीडिएट कंजप्शन में आपको फैक्टर इनपुट कंसीडर नहीं करने हैं। जब भी आप इंटरमीडिएट में चीजें यूज करते हो, देखो बिना चीजें यूज किए, मैंने आपको क्या बताया, फॉर्मूला बहुत सिंपल था। ये तो लागत हुई और ये हुआ रिवेन्यू। रिवेन्यू में से हमें लागत को क्या कर देना है? हटा देना है। जो आएगा वो वैल्यू एडिशन होगा। अब बच्चे कहेंगे कि सर लागत तो ये भी है, कहाँ गया, लागत तो ये भी है, अरे है, पर जो वैल्यू एडिशन का पैसा आता है ना बच्चों, वो मेजोरिटी ऑफ इन्हीं में बढ़ता है बाद में चलकर। ठीक है ना, इसीलिए इसे हम इग्नोर कर देते हैं। तो बस याद रखना इंटरमीडिएट की कैलकुलेशन में इसे आपको हटाना होगा, इन चीजों को आपको हटा देना होगा। ठीक है, हम इन्हें माइनस करेंगे, लाइक रॉ मटेरियल। नॉन फैक्टर इनपुट्स में कच्चा माल ही आता है, रॉ मटेरियल, कैश इन हैंड वगैरह होता है, यही सब यूज करते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स में। तो लागत में हम सिर्फ इसे ही पार्ट मानेंगे, हम इसे ही लागत मानेंगे, हम इसे लागत नहीं मानेंगे। हम मान के चलेंगे कि ये लागत का पार्ट नहीं होगा। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन में हम सिर्फ कच्चा माल यूज करेंगे, सिर्फ रॉ मटेरियल, बोले तो कच्चा माल। ठीक है, जैसे मैंने कच्चा माल बना रखा है, आपको इसके अंदर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं लेना। तो हमें किस बात का ध्यान देना है कि जब इंटरमीडिएट कंजप्शन की बात आएगी तो उसमें हमें एक बात का बहुत ध्यान देना है। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं फैक्टर इनपुट और एक होते हैं नॉन फैक्टर इनपुट। नॉन फैक्टर इनपुट, ठीक है, हमें क्या करना है बच्चों? सर हमें ना एक काम करना है, हमें इस कैलकुलेशन में इन्हें इग्नोर कर देना है और इन्हें कंसिडर कर लेना है। ठीक है, हम पहले ये वाली लागत हटा देते हैं, रेवेन्यू में से ये वाली लागत हटा देते हैं। जो पैसे बचेंगे, मतलब रेवेन्यू में से लागत जाएगी, जो पैसे बचेंगे, ये पैसा आखिरकार डिस्ट्रीब्यूट इन्हीं में ही होता है, सॉरी इनमें होता है, फैक्टर इनपुट्स में ही होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि इनकी पेमेंट नहीं करेंगे, करेंगे, थोड़ा रुक के करेंगे। पहले हम इसमें से ये वाली लागत हटा देते हैं, जो पैसा आ जाएगा बच के, वो बाद में इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और फाइनली ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब चीजें होती है ना बच्चों, ये जो चीजें होती हैं, जैसे लैंड के बदले में क्या दिया जाता है? सर हम जो है लैंड के बदले में क्या करेंगे, हम अलग अलग चीजें करते हैं। जैसे लैंड के बदले में रेंट देंगे आगे चलकर, ठीक है, फिर लेबर आ गया आपका, लेबर को क्या दोगे? सैलरी दोगे। ठीक है, फिर अगर आपने किसी से पैसा उधार ले रखा है तो उसे क्या दोगे? सर उसे हम इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, और अगर कोई एज ए एंटरप्रेन्योरशिप में लगाए तो उसे क्या दोगे? सर उसे हम प्रॉफिट दे देंगे। तो
अलग अलग चीजों को अलग, वही जो वैल्यू एडिशन का पैसा आएगा वो इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है एज ए रेंट, सैलरी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के तौर पे, अगर कोई पार्टनर ज्वाइन किया है। तो फॉर्मूले को मैं रिकैप कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सा है, फटाफट आ जाओ, इधर आ जाओ। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस करना है, सेल और वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक होता है, ठीक है। सेल बराबर होता है डोमेस्टिक सेल, एक्सपोर्ट और गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन, और चेंज इन स्टॉक बराबर होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इंटरमीडिएट कंजप्शन में आपको फैक्टर इनपुट्स को इग्नोर करना है और नॉन फैक्टर इनपुट्स को क्या करते हुए चलना है, कंसीडर करते हुए चलना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है, ठीक है। तो चलो बच्चों, बिना लेट किए हम क्या करते हैं, अपने न्यूमेरिकल्स की ओर मुड़ रखते हैं। आई होप ये सब समझ में आ गया। याद रखना वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल और चेंज इन स्टॉक आता है। सेल चाहे देश में बेचो, बाहर बेचो या खुद बना के खा जाओ, पार्ट ऑफ सेल ही कहलाएगा। और चेंज इन स्टॉक के लिए क्लोजिंग में से ओपनिंग हटा देना। इंटरमीडिएट में आपको फैक्टर को इग्नोर करना है, नॉन फैक्टर इनपुट कच्चे माल वगैरह को कंसीडर करना है। तो बच्चों फॉर्मूला समझ में आया। इस मेथड से क्या निकालोगे आप? सर इस मेथड से हम जीडीपी एट एमपी निकालेंगे। आया ना एक झटके में, बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो गई। अब ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा क्वेश्चन में कि छूट जाए, और ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसे मैं छोड़ दूं। मैं सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा बच्चों आपके, ठीक है। अब आइए हम एक एक करके न्यूमेरिकल्स लगाने स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके सामने एक न्यूमेरिकल हाजिर है। चलिए आइए देखते हैं बच्चों, हमारा जो इसमें क्वेश्चन निकालने का होगा, क्या क्या चीजें मेंशन है वो देख लेते हैं। सेल दे रखा है, चेंज इन स्टॉक दे रखा है, कच्चे माल का खरीद दे रखा है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमको दे रखा है, नेट इन्वेस्टमेंट हमको दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, और कह रहा है देखो एन का मतलब होता है यहाँ पर नेट। मैं आपको समझाता हूँ, एन फॉर नेट, वैल्यू फॉर डोमेस्टिक, ठीक है, और एडिड मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था सर, आपने वैल्यू और एडिट का तो बताया नहीं है, तो आप नेट की जगह नेट ही लिखोगे, वैल्यू की जगह डोमेस्टिक लिख दोगे, और एडिट की जगह क्या लिखोगे? आप प्रोडक्ट लिखोगे। क्या लिखोगे? प्रोडक्ट लिखोगे, ठीक है। तो ये हो गया डन हमारा। अब हमें एक बात समझ में आई है, हमें जो क्वेश्चन में निकालने को कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है एनडीपी एट एफसी। हमें एनडीपी एट एफसी के बारे में कहा जा रहा है। एनवीए एफसी का मतलब हुआ वैल्यू, मतलब हो गया डोमेस्टिक, और एडिट का मतलब हो गया प्रोडक्ट एट ए फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहा है वो, ठीक है। अभी वैसे हम जो अपना न्यूमेरिकल फॉर्म जो हम लगाएंगे, मेथड लगाएंगे वैल्यू एडेड मेथड का, उसमें क्या निकाला जाता है? सर हमने उसमें देखा है कि उसमें निकाला जाता है, उसमें जीडीपी एट एमपी को फाइंड किया जाता है। किसको? जीडीपी एट एमपी को फाइंड किया जाता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में भी वही निकलेगा सबसे पहले, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्मुला लगाते हैं, ठीक है बच्चों। हम सबसे पहले इसमें फॉर्मुला लगाते हैं। फॉर्मुला याद है सभी को? फॉर्मुला सर हमें याद है, ठीक है। फॉर्मुला बहुत सिंपल सा है, जीडीपी एट एमपी बराबर होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? मैंने आपको बताया, देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक। क्या ये सब चीजें हमें दे रखी है? हाँ सर सेल तो दे रखी है 1000, तो भाई 1000 की तो सेल लिखो। क्या चेंज इन स्टॉक दे रखा है? क्या चेंज इन स्टॉक भी दे रखा है, वो ये देखो लिखा हुआ है, कितना है? 150, तो ये लिखो। बच्चों कितना हो गया? सर ये हो जाएगा लगभग 1150। अच्छा इस क्वेश्चन में खास बात ये थी, वन टाइम में सेल दे दिया था, टुकड़े नहीं दिए थे, डायरेक्ट सेल दे रखा है। तो बच्चों कितना आ जाएगा ये? सर ये आ गया 1150। अब इंटरमीडिएट कंजप्शन में देखते हैं कितना कच्चा माल वगैरह लिखे। तो याद रखना इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब फैक्टर इनपुट नहीं, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर नहीं, आपको लेना है सिर्फ रॉ मटेरियल। कितना लिखा हुआ रॉ मटेरियल? 300। कितना? 300। तो कितना हो जाएगा बच्चों? अराउंड ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 1150, ठीक है, माइनस 300, ये हो जाएगा हमारा 800। कितना हो जाएगा बच्चों? ये 850 हो जाएगा, 850। याद रखिए अभी हमने सिर्फ जीडीपी एट एमपी निकाला है बच्चों, सिर्फ जीडीपी एट एमपी निकाला है 850, ठीक है। हमें निकालना क्या है? एनडीपी एट एफसी। मैंने आपको एक चीज समझा रखा है कि जो गिवन है उसे राइट में, और जो फाइंड करना है उसे लेफ्ट में लिखो। फिर क्या लिखो? लेफ्ट में। पिछला वाले क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है? सर हमें फाइंड करना है एनडीपी एट एफसी, ठीक है। हमें फाइंड करना है एनडीपी एट एफसी, और गिवन क्या है? जी डी
एट एमपी गिवन है हमें, ठीक है। हमें फाइंड करना है एनडीपी एट एफसी और गिवन है जीडीपी एट एमपी। तो सर बात तो वहीं आ गई, बात तो कन्वर्जन पे आ गई है। हाँ मैं प्यारे बच्चों, बात कन्वर्जन पे आ गई है और हमें कन्वर्जन ही करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, कन्वर्जन करना है। तो चलो मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। जी से एन पे आने के लिए तो आपको पता ही है कि क्या माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक पे आने के लिए आपको कुछ नहीं करना। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट पे जाने के लिए तो एनआईटी ऐड करते थे, बट अभी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो हमें एनआईटी को क्या करना होगा सर, माइनस। पहले तो हम इसे ऐड करते थे, अभी क्या करेंगे, हम इस चीज को हम माइनस करेंगे, ठीक है। तो जीडीपी एट एमपी क्या है, जीडीपी एट एमपी हमने निकाला था अभी थोड़ी देर पहले 850। कितना निकाला था मतलब, ये निकाला था हमने 850। अब डेप्रिसिएशन चेक कर लेते। सर हमें तो डेप्रिसिएशन नजर आ ही नहीं रहा है, कहीं लिखा ही नहीं है। बहुत ध्यान से देखना, मैंने डेप्रिसिएशन के लिए आपको बहुत सारे हिंट दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये रहा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और ये रहा नेट इन्वेस्टमेंट। देखिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, जो नई एसेट्स पे हम पैसा लगाते हैं और जो पुरानी वाली के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में, तो उसमें दोनों होता है। नेट इन्वेस्टमेंट से नई एसेट पे, अब हमारी जो नई एसेट पे हमने खर्चा किया है वो 80 किया है, और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में जो हमने नई पे किया है, पुरानी पे जो किया है डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग वो 100 है। तो अगर मैं इसी 100 में से 80 को माइनस कर दूं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से नेट इन्वेस्टमेंट अगर मैं माइनस कर दूं, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, कि साइड में लिख देता हूँ बच्चों, ताकि आपको याद रहे। आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से, आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से नेट इन्वेस्टमेंट को क्या कर देना है, आपको नेट इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देना है, ठीक है। आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी थी बच्चों, 100, और वो कितनी थी 80, तो आपका डेप्रिसिएशन कितना हो गया 20, ठीक है। तो बच्चों डेप्रिसिएशन तो हमारा कितना आ रहा है सर, हमने डेप्रिसिएशन अभी अभी निकाला है वो है 20। आइए एनआईटी की बात कर लेते हैं अब, ठीक है। सर एनआईटी तो हमें दे रखा है वो है 20, अच्छा वो भी 20 है, डेप्रिसिएशन के साथ वो भी उतना ही 20 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये भी 20 आ रहा है, तो ये तो सर 810 हो गया, ठीक है। ये तो 810 हो गया। आई आपको कन्वर्जन आता होगा, नहीं आता है मेरी कन्वर्जन वाली क्लास में जाओ, वहां आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना भाई, देखो वहां पे मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है, ठीक है। तो ये तो कन्वर्जन का पार्ट हो गया। ग्रॉस से नेट पे आने के लिए डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए एनआईटी को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो 810 आया है, एक बार आंसर टैली कर लेते हैं, क्या हमारा आंसर आ रखा है या नहीं आ रखा है, चेकआउट करते हैं बच्चों। आंसर तो है बिल्कुल सही है, आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, हमारा आंसर आया है 80, ठीक है, कोई गलती नहीं, ठीक है। एक मिनट करते हैं, 8 मिनट, ठीक है। हाँ सही है, वो थोड़ा हो सकता है मिस प्रिंटिंग का हो, तो आंसर इसका फाइनली ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बढ़िया ही है। वो एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6 है, और जो हम अभी कर रहे हैं वो अभी पहला ही क्वेश्चन है, अभी इसके 2-4 क्वेश्चनों के आंसर नहीं है उसमें, तो वो 6 क्वेश्चन का आंसर शो कर रहा था, अभी हम फर्स्ट पे हैं, आगे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया डन। तो इसका फाइनली जो आंसर हमारा आया है वो आया है 810 आया है, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ ये रहा इसका आंसर, 810 आ रखा है। अगर बच्चों हम जो भी न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, आप कॉमर्स क्राफ्टर के ऐप पे जा सकते हैं, वहां पर आपको, ऐप में आप जाओगे, आपको ये जितनी भी फाइलें हैं वहां पर आपको ये मिल जाएंगी, थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल्स भी डाल दूंगा, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, सेव कर सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, और एक बात मैं बताता हूँ, ऐप बिल्कुल फ्री है, सारे नोट्स फ्री है, आप खूब जम के मेहनत करो, इसलिए मैंने सारे नोट्स वहां पे ना अवेलेबल करा दिए हैं, ताकि यहाँ से प्रैक्टिस होता रहे और बच्चा घर पे अपनी उसी क्या कहते हैं पीडीएफ से तैयारी करता रहे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो जितने भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो रहे हैं, सब कॉमर्स क्राफ्टर ऐप पर आपको क्या मिल जाएंगे, फ्रीली अवेलेबल मिल जाएंगे। आपको अपने 11th के हो या 12th क्लास में हो, अगर 12th में हो तो 12th के सेक्शन में आपको जाना है, स्क्रॉल करोगे आप जब एप्लीकेशन में, तो नीचे आपको 12th का एक सेक्शन दिखेगा, उसमें जाना है आपको, वहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स को क्लिक करना है, नेशनल इनकम के जो हेडिंग मैंने यहाँ पे लिखी हुई है बच्चों, जो हेडिंग मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है, ठीक है ना, इसी हेडिंग के नाम से मैंने एक फाइल तैयार कर रखी है, वहां पे जाकर क्लिक करना है, ये पूरा पूरा का पेज डाउनलोड हो जाएगा, जहां पे आपको सारे न्यूमेरिकल और आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आप ऐप से डायरेक्ट मेरे इसी यूट्यूब के लिंक पे आ सकते हो, और कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया आप उसे दोबारा देख सकते हो।
तो चलो आओ, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है स्क्रीन पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 मिनट का समय आपको, आप फटाफट करो और बताओ आंसर कितना आता है। बाकी देखते हैं कि कितने बच्चों के सही जवाब आते हैं, और जो सही जवाब आ जाए तो बच्चे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलो हम भी करना स्टार्ट करते हैं, बाकी सब अपना करते रहे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, लिखा है नेट वैल्यू एडिट निकालना है, वही एन टी पी निकालने की बात कर रहा है बच्चों, एट ए फैक्टर कॉस्ट पे, यानी एफसी पर बात कर रहा है, ठीक है। लिखा भी है फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा, ठीक है। हमारी डोमेस्टिक सेल दे रखी है, एक्सपोर्ट दे रखा है, ठीक है, और तो कुछ खास, हाँ, और मुझे लगता है सेल्फ कंजप्शन का तो कुछ है नहीं ऐसा। तो चलो आओ, विदाउट डिले हम निकालते हैं फटाफट अपनी जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी का फॉर्मूला क्या बताया गया है बच्चों, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन, ठीक है, इंटरमीडिएट कंजप्शन। आपको पता ही है वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा। सर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के लिए हमें सेल और चेंज इन स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर सेल नहीं मिला सर, तो हमें उसमें डोमेस्टिक सेल, एक्सपोर्ट और, ठीक है, गुड्स कंज्यूम्ड, गुड्स कंज्यूम फॉर सेल्फ कंजप्शन कंजप्शन, ये 3 चीजें ऐड करनी पड़ेगी। देखो मैं फॉर्मेट में एक चीज कहता हूं हमेशा बच्चों से कि पूरा फॉर्मेट लिखो, पूरा फॉर्मेट लिखोगे तो इससे क्या होता है, एक तो चीजें याद हो जाती हैं, और दूसरी बात ये होती है कि अगर कोई वैल्यू नहीं भी होगी तो उसे हम जीरो मान लेंगे भाई। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा बच्चों, ठीक है। फिर अगला होता है चेंज इन स्टॉक, मैं उसको यहां लिख लेता हूं। आपको पता है चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल कितना है, सर सेल की कोई जानकारी हमको दिखाई नहीं दे रही है अभी। अच्छा डोमेस्टिक सेल बताओ कितना है फिर, सर वो तो 200 है। तो आओ पहले कलर चेंज करते हैं, मैं साइड में लिख देता हूँ, स्पेस बहुत कम बचा है। तो ये तो हो गया 200 प्लस एक्सपोर्ट, देखिए बच्चों सर एक्सपोर्ट 10 है, गुड्स कंज्यूम फॉर सेल बनाया और खुद खा गए, चेक करो क्या क्या हो गया। सर एक्सपोर्ट हो गया, सेल हो गया, चेंज इन स्टॉक सर -10 दे रखा है, तो यहां लिख दो भाई उसको, तो चेंज इन स्टॉक को तो यहां लिख दो जहां पर उसकी जहां पे उसका स्थान है, ठीक है। तो ये भी डन। सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स है, इसको भी हटा के रखो, ठीक है। अब मैं भी बताऊंगा इसके बारे में। वैसे इसे ना जब भी लिखा है कि सिंगल यूज प्रोड्यूसर, मतलब प्रोड्यूसर ने कोई चीज यूज करी और यूज करके वो खत्म हो गई, भाई वो क्या यूज करता है, ऐसी चीज जो यूज होते ही खत्म हो जाती है, इंटरमीडिएट कंजप्शन, कच्चा माल होता है ना, यूज करते खत्म हो जाता है। बस थोड़ा लैंग्वेज का फर्क है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ ये सब चीजें छोटी छोटी। ये रॉ मटेरियल है बच्चों, ये यूज करते खत्म हो जाता है, तो वर्डिंग्स पे थोड़ा ध्यान रखना आप सब, ठीक है। तो ये कितना दे रखा है सर, ये हमें दे रखा है 120। सर गुड्स कंज्यूम फॉर सेल्फ कंजप्शन तो नहीं दे रखा, तो आओ इसे मान लेते हैं जीरो। क्या मान लेते हैं, जीरो। अब ऐड करो 210, ये कितना हो जाएगा टोटल, सर ये तो हो गया हमारा 210, ठीक है। तो इसे हम यहाँ पे लिख देंगे, सॉरी 1 मिनट, हम यहाँ पे लिख देंगे सेल की जगह 210, क्योंकि इस बार सेल नहीं था, सेल को भी अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था, तो पहले इन सबको जोड़ा फिर सेल निकाला 210। अब उस 210 में हम क्या ऐड करेंगे, हम -10 ऐड करेंगे, +10 नहीं है वो, -10 है। तो 210 में -10 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 200, और 200 में से जब ये माइनस का 120 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 80। सर एक एक चीज बहुत आराम आराम से क्लियर होती जा रही है। सबसे पहले आपने इसमें सेल नहीं दिया था तो सेल निकाला जोड़ के, फिर चेंज इन स्टॉक हमें दे रखा था तो हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला, फिर उसमें से हमने इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस किया, तो ये 80 आंसर आ गया। कितना आ गया आंसर, 80 आ गया। बट अभी भी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ क्या निकाला है, हमने निकाला है जीडीपी एट एमपी, और हमें फाइंड क्या करना है, एनडीपी एट एफसी। तो आ जाओ जीरो, फटाफट करते हैं, एनडीपी एट एफसी निकालना है, जीडीपी एट एमपी हम निकाल के बैठे हैं, और हमें पता है कि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन हटाना पड़ेगा, बिल्कुल पिछले वाला केस है, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए हमें एनआईटी हटाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है, क्या ये दोनों चीजें हमें दे रखी हैं या नहीं। सर क्वेश्चन का मिजाज देख के तो लगता है कि एनआईटी तो दे दिया उसने 20,
तो एनआईटी दे दिया तो एनआईटी तो लिख दो भाई। अच्छा बाकी जीडीपी, एक मिनट को, हमने कितना निकाला था जीडीपी एट एमपी? सर वो निकाला था हमने 80, तो इसको यहाँ पे 80 लिख दो। ठीक है, थोड़ा हमें एनआईटी भी मिल गया, जीडीपी एट एमपी लिख दिया। डेप्रिसिएशन का देखते हैं, डेप्रिसिएशन का क्या हिसाब है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि डेप्रिसिएशन दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, देखो कहीं है सर, पता नहीं कहाँ फिक्स कैपिटल गुड्स दे रखी है, लाइफ दे रखी है 5 साल, और फिक्स कैपिटल गुड्स की वैल्यू 15 दे रखी है। आओ मैं इसी में सिखाता हूँ आपको कैसे होगा ये। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया डेप्रिसिएशन का, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, अपॉन में लाइफ। सर पिछले केस में तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट दे रखा था। हाँ भाई दे रखा था, वहां से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है? 15। सर स्क्रैप वैल्यू तो दे नहीं रखी क्वेश्चन में, मतलब वही कबाड़ वैल्यू जो होती है तो उसे 0 मान लो। लाइफ कितनी है? 5। तो 15 को 5 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा सर? 3। यानी डेप्रिसिएशन 3 है सर, हमारा डेप्रिसिएशन 3 है बच्चों। तो 80 में से 20 गया तो 60, और 3 गया तो ये तो 57 हो जाएगा सर। के लिए क्या ही कैलकुलेटर यूज कीजिएगा, 57 आ गया, बताओ। ठीक है, आओ सर टैली करते हैं आंसर। ठीक है, टैली करते हैं आंसर। हाँ जी सर, आंसर तो बिल्कुल करेक्ट आ रहा है 57। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कहीं भी दिक्कत आ रही होगी कमेंट बॉक्स में लिखना, सर ये क्वेश्चन हमें नहीं आया, यहाँ दिक्कत आ रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके लिए स्पेशल अगली क्लास में बकायदे बच्चे का नाम लेकर कि हाँ इस बच्चे का डाउट था, और वो अपना नाम मेंशन करना, फिर मैं उस क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कराऊंगा, ताकि एक फेथ बने हमारे और आपके बीच में कि आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं क्लासेस में। ठीक है, तो डाउट को मेंशन कीजिए, हो सकता है आपका डाउट किसी और बच्चे का डाउट हो, तो प्लीज उसे लिखिए कमेंट बॉक्स में कि सर हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आई, इस क्वेश्चन में आई। प्लीज जब नेक्स्ट क्लास में आप लेक्चर पढ़ाओगे तो थोड़ा सा समय निकाल के हमारे उस डाउट को जरूर क्लियर करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम सब। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमें एक एक वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू एडेड बाय ए फर्म। एक फर्म ए है, तो फर्म ए के हिसाब से चलेंगे, अगर कोई उसके अलावा फर्म होगी उसे इग्नोर कर देंगे। कुछ डेटा दिया हुआ है, ठीक है। देखो निकलना जीडीपी एट एमपी ही है बच्चों। हम फटाफट पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, मतलब इंटरमीडिएट कंजप्शन हो जाएगा, तो आप समझ जाना, आप समझदार हो। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब सेल, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, सेल का मतलब हो जाएगा यहाँ पर, यार अभी इतना आगे नहीं जाते हैं, हो सकता है क्वेश्चन में इतनी इन्फॉर्मेशन ना की हो। फर्म ए है, लिखा है परचेस ऑफ फैक्टर इनपुट्स बाई ए। ए ने जो फैक्टर इनपुट्स खरीदे, वो लाइन तो हमारे किसी काम की नहीं भाई, हम फर्म ए के हिसाब से कर रहे हैं सब कुछ। फर्म ए द्वारा हम फैक्टर इनपुट्स क्या कर देते हैं बच्चों? इग्नोर। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं, इंटरमीडिएट कंजप्शन में फैक्टर इनपुट्स की कोई जगह नहीं होती। मैं लिख देता हूं इसमें ना, कभी जैसे आती दो चीजें हैं, पीजी कर रहा है, एक फैक्टर इनपुट्स और एक नॉन फैक्टर इनपुट्स। हम क्या करेंगे सर, हम एक काम करेंगे इसमें बड़ा प्यारा सा, हम इसे इग्नोर करके चलेंगे, और यही हमारे लिए कंसिडर करने की वजह होगी। हम हमेशा नॉन फैक्टर इनपुट्स को लेंगे। ठीक है, तो एक ही बात बार बार रिपीट की जा रही है, लिखा है परचेस ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। हाँ अब बात आई ना, ए ने नॉन फैक्टर इनपुट्स खरीदे हैं, कितने के? 2 रुपए के, इसे लिख दो 2 रुपए। तो इंटरमीडिएट कंजप्शन तो 2 रुपए हो गया, क्योंकि वही नॉन फैक्टर इनपुट्स ही होते हैं। सेल्स बाई फर्म ए टू अदर फर्म्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। हाँ भाई सेल में तो गेम खेला जा रहा है, सेल में डोमेस्टिक सेल दिखाई दी है मुझे भी, डोमेस्टिक सेल, हो सकता है एक्सपोर्ट भी दिखाई दे जाए। ठीक है, वैसे गुड्स प्रोड्यूस पर सेल्फ कंजप्शन भी होता है, वो लिख देता हूं मैं। ठीक है, नहीं मिला तो 0 लिख दूंगा। गुड्स कंज्यूम, गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन। 8 मिनट रुका।
लास्ट क्वेश्चन में ना हमने एक मिस्टेक किया है, मैं आपको बताता हूँ। वर्डिंग का मिस्टेक है, जो कंज्यूम वर्ड लिखा है ना, ये नहीं लिखना चाहिए था हमें। शायद मैंने जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया, हमें ये नहीं लिखना चाहिए था। यहाँ पे कंज्यूम नहीं हो रहा है, ये चीजें बनाई गई हैं, तो गुड्स प्रोड्यूस आएगा। ठीक है, प्रोड्यूस आएगा। आपने भी किया होगा तो सुधार लेना उसको, ठीक है। क्योंकि नेशनल इनकम में पता है क्या है, ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है बच्चों। तो गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन। अब देखते हैं डोमेस्टिक सेल ए द्वारा कितनी की गई है। लिखा ए ने डोमेस्टिक इकोनॉमी में ही किसी को 10 रुपए का माल बेचा है, तो 10 रुपए का। ठीक है, अलग अलग कलर से करते हैं बच्चों, अलग कलर से करते हैं, समझने में आसानी होगी। ठीक है, अलग कलर यूज कर लेते हैं हम यहाँ के लिए, हम येलो कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना था सर, वो 2 रुपए था। और अभी भी डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो सेल हुई है वो 10 रुपए की हुई है। और आगे देखते हैं, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाई फर्म ए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि इंटरमीडिएट कंजप्शन सिर्फ 2 ही नहीं है, बात को बहुत ध्यान से समझना। 2 रुपए तो है ही, मतलब किसी फर्म से हमने कुछ नॉन फैक्टर इनपुट्स खरीदे हैं। ठीक है, हमने नॉन फैक्टर इनपुट्स खरीदे हैं, साथ साथ में कुछ कच्चा माल हमने इंपोर्ट भी किया है ए ने रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड से। तो भाई एक चीज मैं और बता देता हूँ आपको, हमने पहले इसमें डिस्कस, ये मान लो 50 रुपए का हो जाएगा। कि जो ये इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है ना बच्चों, इंटरमीडिएट कंजप्शन जो होता है, कहाँ गया हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट, जो हमारा इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है ना, इंटरमीडिएट कंजप्शन में भी कुछ खास बातें होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो, जब हम इंटरमीडिएट कंजप्शन को देखते हैं, इसमें मेन होता है रॉ मटेरियल। ठीक है, इसमें मेन होता है रॉ मटेरियल, इसमें होता है रॉ मटेरियल। ठीक है, अब रॉ मटेरियल चाहे तो आप इंपोर्ट कर लो कहीं से, या डोमेस्टिक इकोनॉमी से, डोमेस्टिक इकोनॉमी, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक परचेज करो। यानी आप कच्चा माल भी मंगा सकते हो बाहर से, या डोमेस्टिक इकोनॉमी से भी खरीद सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि हम जब हम बाहर बेच सकते हैं सामान, अगर हम कोई सामान बाहर बेच सकते हैं, देखो यहाँ पे देखो, अगर हम कोई चीज इकोनॉमी में बाहर बेच सकते हैं, जैसे डोमेस्टिक इकोनॉमी में बेचा, बाहर बेचा, खुद ही बनाया, खुद ही कंज्यूम कर गए। जब हम अपनी इकोनॉमी में और बाहर बेच सकते हैं, तो कच्चा माल भी तो हम अपने देश से और बाहर से इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो ये दोनों पॉसिबल है। ठीक है, तो हम चीजें कच्चे माल को हम बाहर से भी क्या करा सकते हैं बच्चों, सर हम बाहर से भी इंपोर्ट करा सकते हैं, और कराते भी हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि फर्म ए ने नॉन फैक्टर इनपुट खरीदे थे तो सिर्फ इकोनॉमी से खरीदे होंगे, मान के चलना ये डोमेस्टिक इकोनॉमी से खरीदे होंगे, ये डोमेस्टिक परचेस होगी। ठीक है, परचेस सही होगी। ठीक है, ये डोमेस्टिक रहा होगा। और जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट कितना किया गया है कच्चा माल, वो सर किया गया है 50। तो मैं दोनों को ऐड कर दे रहा हूँ एक साथ, जो इकोनॉमी में से खरीदा, जो बाहर से इंपोर्ट किया, दोनों। ठीक है, अब लिखा है कि देखते हैं सेल वगैरह के बारे में और कोई जानकारी अगर दिख जाए हमें तो इसमें लिखा है कि सेल का तो कुछ खास में दिखाई दे नहीं रहा है। 10 का ही दिखाई दे रहा है। सेल्स बाय फर्म ए टू अदर फर्म्स इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बाय ए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 50, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक और ओवर क्लोजिंग स्टॉक। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक से बहुत एक्सेस जा रहा है। क्या जा रहा है? एक्सेस जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि हम जब चेंज इन स्टॉक निकालते हैं प्यारे बच्चों, जब हम चेंज इन स्टॉक निकालते हैं, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। जब हम चेंज इन स्टॉक निकालते हैं तो क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक में से हम क्या करते हैं सर, हम क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। क्या करते हैं? हम इसे करते हैं माइनस। क्या करते हैं इसे हम सर माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसे हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक से ज्यादा है। यानी ओपनिंग स्टॉक जो है वो क्लोजिंग से ज्यादा है। यानी जो पिछली वैल्यू है, बात को समझना बहुत ध्यान से, ये वैल्यू इससे ज्यादा है। तो कितनी ज्यादा दिखाई जा रही है? 3 ज्यादा दिखाई जा रही है। मतलब कोई वैल्यू यहाँ रही होगी और कोई वैल्यू यहाँ रही होगी। ये वैल्यू, ये मान लो एक्स वैल्यू रही होगी और ये वैल्यू हमारी वाई रही होगी। ये वैल्यू इससे ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो ऑब्वियसली जो भी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी बच्चों? नेगेटिव में ही आएगा। आपकी राइट साइड की वैल्यू ज्यादा है, बैक साइड वाली कम है। यानी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग के मुकाबले ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है।
तो ऑब्वियसली जो भी फिगर आएगा वो माइनस आएगा। मैं बता दिया क्या है क्वेश्चन में कि कितना ज्यादा है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस बताया जा रहा है वो 3 बताया जा रहा है। पर दिक्कत वाली बात है कि उस 3 पर हमें प्लस लगाना है माइनस लगाना है, ये निर्भर करता है क्वेश्चन पर। अगर क्वेश्चन कहता है कि क्लोजिंग ज्यादा है, लेफ्ट साइड वाली ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है, तो प्लस वैल्यू आएगी। और पीछे वाली वैल्यू अगर ज्यादा है, ओपनिंग वैल्यू ज्यादा है, तो उसी चीज को हम माइनस कर देंगे। बड़ी में से छोटी वैल्यू जाएगी तो माइनस का वैल्यू बचेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। लिखा है कि ओपनिंग स्टॉक एक्सेस है क्लोजिंग स्टॉक के मुकाबले, यानी ओपनिंग बहुत ज्यादा है, तो ये -3 हो जाएगा। सेल तो बच्चों हमको ऐसा लगता है कि एक्सपोर्ट तो हमने कुछ किया नहीं और गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन कुछ किया नहीं, तो ये तो सेल 10 ही हो गया और उल्टा ये -3 हो गया, तो ये आ जाएगा 7। ठीक है, तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया 7। सर इस बार तो सेल तो कुछ है ही नहीं, सारे तो खर्चे खर्चे नजर आ रहे हैं। अब 52 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? देखो सर 52 में 7 जाएगा तो ये -45 बचेगा, -45। और क्वेश्चन में कहा था कि फाइंड द वैल्यू एडेड बाय द फर्म, जो वैल्यू एडेड किया गया है, वैल्यू एडेड का मतलब यही जीडीपी एट एमपी ही होता है बच्चों। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो -45 आ रहा है। एक बार हम अपने आंसर को टैली कर लेते हैं। सर आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, आंसर में कहीं कोई मिस्टेक नहीं है। मैं आपको एक क्वेश्चन को रिकैप करा देता हूँ, हमने क्या क्या किया इस क्वेश्चन में। देखो हमने जब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला तो सेल और चेंज इन स्टॉक को ऐड किया। जो हमारी सेल की गई है ए द्वारा, वो यहाँ पे लिखी हुई है लगभग कितने की है, 10 रुपए की है। ठीक है, चेंज इन स्टॉक की कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट वाली थी कि ओपनिंग क्लोजिंग से ज्यादा है। जब भी हमेशा क्वेश्चन में ओपनिंग कहा जाए कि ज्यादा है क्लोजिंग के मुकाबले, तो जो भी वो वैल्यू बताएगा उसे नेगेटिव मान ही लेना कि वो नेगेटिव ही होगी। तो नेगेटिव है जैसे ऐड किया तो 7 ये आ गया। इंटरमीडिएट कंजप्शन में ए ने कुछ नॉन फैक्टर इनपुट्स भी खरीदे हैं पर वो हमारे किसी काम के नहीं है, तो नॉन फैक्टर इनपुट्स है हमने उसको लिखा, और साथ साथ में जो उसने इंपोर्ट किया कच्चा माल बाहर की इकोनॉमी से वो भी हमने ऐड कर दिया, क्योंकि है तो रॉ मटेरियल ही, चाहे डोमेस्टिक इकोनॉमी से खरीदा गया हो, ठीक है, या बाहर की इकोनॉमी से खरीदा गया हो, रहेगा वो हमारा रॉ मटेरियल, सॉरी इंटरमीडिएट कंजप्शन ही रहेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन में देखो कि कैसे कैसे करना है, सॉल्व करो। कहीं दिक्कत आएगा तो मुझे बताना, मैं 1 मिनट के लिए रेस्ट ले रहा हूं, तब तक आप इसको डन करो। सिर्फ 1 मिनट में देखते हैं कितने बच्चों का हो जाता है। जिस बच्चे का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेगा कि सर हमने ये क्वेश्चन डन कर लिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, दिया आपको 1 मिनट, चलिए कीजिए फटाफट क्वेश्चन कीजिए। उम्मीद करते हैं कुछ बच्चे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं आगे की ओर मूव करते हैं। इसमें भी नेट वैल्यू एडेड निकालने की बात कही जा रही है। ठीक है, तो ये कोई संभव है, फार्मर है, ठीक है, ये वीट प्रोड्यूस करता है। यार ये अननेसेसरी बातें हैं, हम सर उसी पे आ जाते हैं। ठीक है, हम आ जाते हैं जीडीपी एट एमपी पे, क्योंकि आपको पता है इस मेथड में यही निकाला जाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलेगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट देखते हैं। सेल बराबर क्या हो जाएगा, सेल बराबर हो जाता है डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। कई बार हम चीजें एक्सपोर्ट कर देते हैं बाहर, कई बार हम चीजें बनाते हैं सेल्फ कंज्यूम करने के लिए, गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजप्शन। ठीक है, मैं इंटरमीडिएट उसका भी लिख देता हूँ, चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा। हमारा जो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला है बच्चों वो है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजप्शन का लिख ही देता हूँ। आप सब भी ना लिख लिख के बच्चों प्रैक्टिस किया करो कभी कभी, इससे आपको रिवाइज होता रहा करेगा। ठीक है,
इंटरमीडिएट कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है? देखो, ये रॉ मटेरियल ही होगा, रॉ मटेरियल की डोमेस्टिक परचेस होगी, कुछ इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, कुछ हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आ जाओ क्वेश्चन में चलते हैं, कलर चेंज करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें दे रखी हैं हमें, ठीक है। सेल दे रखी है फार्मर द्वारा, हम फार्मर पे फोकस करेंगे, हमारा जो टारगेट है यहाँ पर फार्मर है, ठीक है, इस पे टारगेट करेंगे। फार्मर ने सेल करा है वीट का लोकल मार्केट में, और मैं आपको दिखाता हूँ कहीं एक्सपोर्ट वगैरह भी किया उसने, क्या पता आपको दिख रहा है बच्चों। अच्छा, उसने ट्रैक्टर खरीदा है, भाई ट्रैक्टर तो रॉ मटेरियल नहीं होता सर, और हमने देखा है कि हमें सिर्फ नॉन फैक्टर इनपुट्स ही लेने हैं, ठीक है। यानी हमें किसी तरह की कोई मशीन वगैरह परचेस नहीं करनी है, तो ये लाइन हमारे किसी काम की नहीं है, इसे काट देते हैं, ये हमारा किसी काम का नहीं है, ठीक है। प्रोक्यूरमेंट ऑफ बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मर, इस किसान से सरकार ने कुछ अनाज खरीद लिया है। मैंने वो होता है ना क्या कहते हैं, एमएसपी का जो सिस्टम होता है, मिनिमम सपोर्टेड प्राइस का जो सिस्टम होता है, जिसमें सरकार हमारे किसानों से अनाज खरीद लेती है, तो ये वही सिस्टम था। कुछ अनाज हमने लोकल मार्केट में बेच दिया, कुछ सरकार ने खरीद लिया, ठीक है। कंसेप्शन ऑफ वेट बाय द फार्मिंग फैमिलीज ड्यूरिंग द ईयर, कुछ वो खुद ही यूज कर ले गए, ठीक है, कुछ वो खुद ही यूज कर ले गए, ठीक है। एक्सपेंडिचर ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल, ये पता है क्या है, एग्जिस्टिंग कैपिटल को मेंटेन रखने का खर्चा, बेटा ये डेप्रिसिएशन है, आपने सुना नहीं शायद ध्यान से। उसने क्या कहा, एग्जिस्टिंग कैपिटल को मेंटेन करना, भाई मेंटेन कैसे होगी, आप जब अपनी मशीन के अलग से कुछ पैसे इकट्ठा करोगे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में, धीरे धीरे जब वो पैसे इकट्ठा होंगे तभी तो नई मशीन आएगी, तो वही मेंटेन करना हो गया, तो डेप्रिसिएशन है। हमें सब्सिडी दे रखी है, ये आगे चल के एनआईटी का पार्ट बनेगा, ठीक है। तो अभी सर लगभग सब सिनेरियो को हमने समझा। ये तो सेल का पार्ट बनेगा सर, ये S4 सेल का पार्ट बन जाएगा, ठीक है। एमएसपी के अंदर में ये आता है, ये भी सेल का पार्ट बन जाएगा, कुछ फैमिली खा गई, ये भी सेल का पार्ट बन जाएगा। तो लगभग लगभग क्वेश्चन से समझ में आ रहे हैं सारे सिनेरियो, बस अब क्या करना है, अब हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि लोकल मार्केट में कितना बेचा हमने, 6800। हमने जो डोमेस्टिक सेल करी है वो 6800 की करी है। हाँ, इस बार एक्सपोर्ट तो नहीं किया हमने, इस बार गवर्नमेंट को बेचा है, किसको, गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ऐड हो गई है। कितना बेचा गवर्नमेंट को हमने, सर एमएसपी के तहत 200 अनाज, जो इसने 200 का अनाज गवर्नमेंट को बेच दिया। कितना वो अपनी फैमिली में कंज्यूम कर ले गए सर, 50, 50 वो अपनी फैमिली में कंज्यूम कर ले गए, ठीक है। तो बच्चों कितना हो जाएगा, 6800, 200, 7000, ये हो जाएगा 7050, ठीक है। चेंज इन स्टॉक है नहीं, ये है नहीं, ये भी है नहीं, तो इसे तो खत्म ही मानो भाई, ठीक है। इसका कोई चेंज इन स्टॉक का फंडा है नहीं, तो ये हो गया, सेल हो गई 7050, चेंज इन स्टॉक 0 मान लो, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया 7050। कुछ कच्चा माल हमें बताया नहीं जा रहा है क्वेश्चन में, तो भाई हम तो यही मानेंगे कि हमारा जो जीडीपी एट एमपी है वो कितना है सर, वो तो 7050 ही है, क्योंकि हमें किसी भी तरह के रॉ मटेरियल्स की बात इसके अंदर नहीं की गई है, ठीक है बच्चों। इसमें भी किसी भी तरह के रॉ मटेरियल की बात हमने नहीं करी है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, लिखा तो नेट वैल्यू एडेड ही है, तो अगर नेट वैल्यू एडेड एट ए सेक्टर कॉस्ट बाय ए संभव प्रोड्यूसिंग ए व्हीट, बच्चों इसमें मेरे को लगता नहीं है कि कुछ अलग से फाइंड करने को कहा जा रहा है, ठीक है। तो हमारा जीडीपी एट एमपी तो यहीं आ गया, और एक बार हम जो है चेक कर लेते हैं, शायद कुछ है जो हमसे इसके अंदर छूट जा रहा है, ठीक है। ये तो जीडीपी एट एमपी आ गया, क्वेश्चन में अभी हाल फिलहाल में इतना ही शो कर रहा है बच्चों, ठीक है, और कुछ इसके अंदर दिखाया नहीं है कि क्या करना है। तो हमारा जो जीडीपी एट एमपी आ रहा है वो आ रहा है 7050 आ रहा है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक मॉडिफाई कर देता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से ऐड कर लेता हूँ फाइंड करने के लिए, ठीक है। आप इसमें एक काम कीजिए बच्चों, आप फाइंड करके दिखाइए इसमें एनडीपी एट एफ सी, एनडीपी एट एफ सी, एनडीपी एट एफसी फाइंड कीजिए, क्योंकि हमने जीडीपी एट एमपी तो निकाल लिया है, फार्मर की पूरी कहानी को समझ लिया, कहां पे कैसे। इसमें एक्सपोर्ट तो नहीं किया, पर सरकार ने उससे अनाज खरीद लिया है, कि ये लिखा है प्रोक्योरमेंट ऑफ बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मर, वो एमएसपी के तहत खरीदा जाता है अनाज किसानों से, ठीक है, हमारे किसान भाइयों से। तो आइए जीडीपी एट एमपी को हम एक काम करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं, एनडीपी एट एफसी में बच्चों। तो आ जाओ, एनडीपी एट एफसी बराबर जीडीपी एट एमपी,
ये लास्ट में आके ये वर्ड खराब होता है बच्चों। जीडीपी एट एमपी। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस। सर एमपी से एफसी पे जाने के लिए क्या करोगे, एनआईटी को माइनस। ठीक है, और जीडीपी एट एमपी कितना निकाला रखा था हमने, 7050। आइए डेप्रिसिएशन कितना है, चलो देखो। सर डेप्रिसिएशन 100 है, तो बच्चों 100 माइनस करो। एनआईटी, एनआईटी तो निकालना पड़ेगा, हमने सीखा है क्या है बच्चों फॉर्मूला, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो क्वेश्चन में चेक करके बताओ इनडायरेक्ट टैक्स कितना है। सर इनडायरेक्ट टैक्स तो कहीं दिखाई नहीं दिया, हाँ सब्सिडी हमें 20 रुपए का दिखाई दे रहा है। तो भाई इनडायरेक्ट टैक्स तो दिखाई नहीं दे रहा है, पर सब्सिडी कितने का दिखाई दे रहा है बच्चों को, 20 का। चेक करो, ये देखो ये रहा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 20। एनआईटी हो गया माइनस का 20। तो बहुत ध्यान से, 90 माइनस का 20 है, और ऑलरेडी उसके आगे एक माइनस लगा पड़ा है, तो ठीक है। तो ये हो जाएगा 7050 माइनस 100, ठीक है, और प्लस का 20। फाइनल आंसर बताओगे बच्चों, देखो लगभग ये हो जाएगा सर हमारा 7050 माइनस 100 प्लस 20, सर 6970। ठीक है, 6970 ये हमारा आएगा एनडीपीएटएफसी का आंसर। आइए हो सकता है, हाँ सर 6970। तो आपको अब क्या करना है, इस पीपीटी को मैं ठीक कर दूंगा, इसमें आपको फाइंड करना है एनडीपीएट एफसी, और चेक कर लेंगे। हमने यहाँ पे लिखना भूल गए होंगे शायद एक्सपेट एफसी, तो मैंने अलग से लिख दिया है इसको जीडीपीएट एमपी निकालने के बाद। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, बोर मत होइए, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन का टारगेट रखिए, एग्जाम नजदीक है बच्चों। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, तो जल्दी जल्दी इसमें भी जीडीपीएट एमपी का फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, क्या रहेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या रहेगा बच्चों, वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर रहेगा सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक रहेगा। बस अब यहीं रुकते हैं, क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। सेल तो दे रखा है, इससे बढ़कर और क्या होगा, आपको सेल दे रखा है। ठीक है, आगे लिखा है कि जो हमारा, हमें चेंज इन स्टॉक को फाइंड करना है। इसको चेंज इन स्टॉक को फाइंड करना है। क्वेश्चन में एनवीए दे रखा है, एन मतलब एन, बी का मतलब मैंने बताया था डी, ए का मतलब पी। ठीक है, और ये तो हो गया एफ सी, एनडीपी एट एफ सी। एनडीपी एट एफ सी हमको गिव है, बड़ी अजीब बात है सर, इसमें तो एनडीपी एट एफ सी ही दे रखा है हमको। ठीक है, सब्सिडी दे रखी है हमें, तो ये तो आपको पता है एनआईटी का पार्ट बनेगा। चेंज इन स्टॉक दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है, इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखी है। ठीक है ना, तो हमारे 1 2 3 4 5 6 आइटम हो गए, 6 के 6 आइटम हमको दे रखे हैं। क्वेश्चन जो है ना वो घुमा रहा है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक फॉर्मेट आगे बढ़ा के लिखता हूँ। देखो क्वेश्चन में है क्या समझना, हमें सेल दे रखा है। सेल का मैं अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ, आपको पता है सेल बराबर क्या होता है। रुकिए रुकिए, हमें सेल कितना दे रखा है बच्चों, हमें सेल दे रखी है 400। ठीक है, अभी बाकी चीजें बाद में देखेंगे। और इंटरमीडिएट का रखिए बच्चों, हमें इंटर सर इंटरमीडिएट देखिए, पहले कलर चेंज कर लेते हैं सर, इसमें थोड़ा सा तो कंफ्यूजन बन जाएगा, है ना, थोड़ा चेंज कर लेते हैं कलर ताकि समझने में आसानी रहे। सेल कितना है बच्चों, सेल है सर 400। ठीक है, चेंज इन स्टॉक का हमें अभी कुछ भी पता नहीं है, चेंज इन स्टॉक हमें फाइंड करना है। देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, इसमें क्या करना है, ये फाइंड करने वाले क्वेश्चन है, तो मैं इसको ना टाइप 2 की कैटेगरी में रखता हूँ बच्चों। अभी जो आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे ना, ये 4 क्वेश्चन रहे, उनको आप टाइप 1 में डाल दो। ठीक है, टाइप 1 मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन, जहां पे आपको डायरेक्ट जीडीपी एटम्पी फाइंड करना था। ठीक है, ये टाइप 1 के क्वेश्चन है, तो आप टाइप 1 की कैटेगरी में डालो आने वाले 4 क्वेश्चनों को, और यहाँ से जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, इनको आप टाइप 2 की कैटेगरी में डाल दो। ठीक है, यहाँ चीजें बदल जाती है, यहाँ पे आपको जीडीपी फाइंड नहीं करना, आपको इसके अंदर कोई जो मिसिंग होगी वैल्यू, ये मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन है, इसको आपको यहाँ से निकालना है। ठीक है, मिसिंग वैल्यू होंगी, ये मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन होंगे, मिसिंग वैल्यू। ठीक है, ये मिसिंग वैल्यू वाले, ठीक है बच्चों। अभी इंटरमीडिएट कितना दे रखा है, ये तो दे रखा है 100। क्या दे रखा है, 100 दे रखा है। अभी फर्क ये है कि कहा जा रहा है हमें ये निकालना है, हमें चेंज इन स्टॉक, ये चीज हमें फाइंड करनी है।
सर अगर हमें जीडीपी एट एमपी मिल जाए तो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लेंगे, और वैल्यू ऑफ आउटपुट जैसे ही आएगा तो चेंज इन स्टॉक निकालना बहुत बड़ी बात। देखो क्वेश्चन में एक दे रखा है एनडीपी एट एफसी, ठीक है, एक में क्या दे रखा है दोस्तों, एक एनडीपी एट एफसी दे रखा है, हमें एक एनडीपी एट एफसी दे रखा है, ठीक है? हम एक काम करते हैं, हम एक बैक कैलकुलेशन करते हैं, में दे रखा है एनडीपी एट एफसी, हम बैक कैलकुलेशन करके जीडीपी एट एमपी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? जीडीपी एट एमपी, ठीक है। तो एन से जी पे आने के लिए आपको क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन को माइनस, कि जी से एन पे जाने के लिए माइनस करना पड़ता, तो अभी ऐड करना पड़ेगा, तो हमको एन जी पे आने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। फैक्टर से एमपी पे आने के लिए एनआईटी क्या करना पड़ेगा, ऐड, ठीक है। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कुछ नहीं करना होता, इसलिए कन्वर्जन पे कमांड रखिए। देखिए एनटीपी एफसी कितना दे रखा है, सर एनटीपी एफसी दे रखा है वो हमें 200 कितना, ये है 2, ठीक है, ये कितना है बच्चों, सर ये तो है 200, ये 200 है, और डेप्रिसिएशन कितना है चेक करें, रखा है 40, ठीक है, कितना है बच्चों 40। एनआईटी की बात करते हैं बच्चों, एनआईटी के लिए आपको इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करना होगा, और सर जहां तक देखा जाए तो सब्सिडी तो 10 है, पर इनडायरेक्ट टैक्स का कहीं कुछ भी मेंशन नहीं है, तो भाई एनआईटी कैसे निकलेगा? एनआईटी का तो फॉर्मूला यही है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है ना, माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स है नहीं, और कितनी दे रखी है 10, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स का पता नहीं और सब्सिडी दे रखी है 10, तो ये एनआईटी तो -10 हो गया हमारा, तो यहाँ हिसाब से -10 हो जाएगा, ठीक है, 240 हो जाएगा 230, तो हमारी जीडीपी एट एमपी कितनी आ गई बच्चे? सोचो इस बार हमें फॉर्मूला लगाना ही नहीं पड़ा, हमने जीडीपी एट एमपी को पहले ही फाइंड किया कि एक वैल्यू हमें गिवन थी, हमको दे रखा था एनडीपीएफसी, उसी से हमने ना रिवर्स कैलकुलेशन किया, हमने हमको डेप्रिसिएशन दे रखा है, तो नेफिया पता चल गया, एनआईटी पता चल गया, हमने क्या किया, कर नेफिया की जरूरत ही नहीं थी, यहाँ पर हम बैक कैलकुलेशन करके जीडीपी एट एमपी आ गए, और अभी हमने कितनी वैल्यू निकाली है बच्चों, सर हमने भी निकाली 230 निकाली है, यहाँ पर हमने जो वैल्यू निकाली है अभी वो 230 निकाली है बच्चों, कितनी है 230, ठीक है, इससे भी हटाते हैं, ठीक है, ये निकालिए 230, ठीक है, और ये हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। अभी माइनस का 100 जो होगा बच्चों, देखो हमने जीडीपी एमपी निकाल लिया क्वेश्चन में, अब इस माइनस के 100 को यहाँ लेकर आओ, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 100 बच्चे, हो जाएगा सर प्लस का 100, ठीक है, हो जाएगा 330, ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ, ठीक है, आउटपुट, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, 330। सर अभी भी चेंज इन स्टॉक हम फाइंड नहीं कर पाए हैं, आइए हम निकालते हैं, लास्ट स्टेप रह गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना निकाला हमने सर 330 में निकाला वैल्यू ऑफ आउटपुट, 330 ये हो गया, सेल यहाँ लिख दो, ठीक है, सेल हम यहाँ लिख देंगे, सेल सेल की भी वैल्यू हमें पता है कितनी है बच्चों, 400, सेल की वैल्यू 400 लिख दो, बाकी ये चेंज इन स्टॉक हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर आके 400 माइनस का, और सर हमें ऐसा लगता है कि वैल्यू लगता है माइनस में आने वाली है, हाँ, चेंज इन स्टॉक जो हमारा आने वाला है वो आ रहा है -70, है बच्चों, -70 आ रहा है, आइए को टैली कर लेते हैं आंसर, हाँ भाई -70, ये आखिरी क्वेश्चन है, तो परेशान मत हो, इसके आगे हम नहीं जाएंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये -70 है, ठीक है। बट एक बार मैं आपको इस क्वेश्चन को दोबारा समझा देता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के माइंड में ना डाउट चल रहे होंगे, कैसे हुआ, क्या हुआ, समझ में नहीं आया, एकदम से जीडीपी एट एमपी निकाल लेते, कहानी कैसे इस क्वेश्चन में बच्चों जीडीपी एट एमपी निकालने की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है एक मिसिंग टर्म है उसे फाइंड कीजिए, और वो मिसिंग टर्म क्या था, हमारा चेंज इन स्टॉक था, उसे हमें फाइंड करने को कहा गया। मैंने जब फॉर्मुला लगाना स्टार्ट किया तो जीडीपी बराबर वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट बराबर होता है सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात थी, इसमें एक एनडीपी एफसी दे रखा था, मैंने उस एनडीपी एफसी को कन्वर्ट किया सबसे पहले, इसमें कन्वर्ट किया, एनडीपी एफसी को सर मैंने कन्वर्ट किया जीडीपी एट एमपी में, कन्वर्जन के लिए जो जो चाहिए था वो मैंने आपके सामने ढूंढ के निकाला, हमने डेप्रिसिएशन ऐड किया, हमने एनआईटी में देखा इंडायरेक्ट टैक्स नहीं था पर सब्सिडी दे रखा था, तो जो चीज वैल्यू ना दी हो तो आप उसे जीरो मान लोगे, क्या मान लोगे, अब उसे लेट कर लेना कि वो चीज जीरो ही होगी। एक चीज इसमें और ध्यान रखना, अगर मान लो आपको इंडायरेक्ट टैक्स नहीं मिला तो हाय तो मत बचाने लग जाना कि अरे सर इंडायरेक्ट टैक्स ही नहीं था, पता नहीं समझ में नहीं आया एनआईटी कैसे निकालें, तो उसे जीरो मान लेना, इंडायरेक्ट टैक्स को, सब्सिडी दे रखा है तो ये -10 हो जाएगा, इसे यहाँ पे लिखना
आपका जीडीपी एट एमपी आ गया। जीडीपी एट एमपी आते ही हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लिया, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला लगाया, वहां से चेंज इन स्टॉक फाइंड कर लिया हमने, ठीक है। तो ये बैक कैलकुलेशन के क्वेश्चन होते हैं भाई, से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे जैसे मैंने किया है वैसे वैसे ही आपको करना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में हमने काफी क्वेश्चंस लगाए और ऑलमोस्ट सबके आंसर मैच कर गए, ठीक है। लगभग सबके आंसर क्या कर गए हमारे, मैच कर गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आधा घंटा और देंगे इस मेथड को और प्रैक्टिस करेंगे। मुझे लगता है कि और क्वेश्चंस की जरूरत है, खासतौर से मिसिंग वाले टाइप 2 की कैटेगरी। टाइप 1 डन, टाइप 2 हम अभी जारी रखेंगे, आधा घंटा और लेंगे लास्ट लेक्चर में, टाइप 2 के कम से कम 5-6 क्वेश्चन और डन करेंगे, तब जाके वैल्यू एडिड को प्रॉपर तरीके से फिनिश करेंगे। बाकी आप कॉमर्स क्राफ्टर के ऐप पे जाइए, वहां से ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो थोड़ी बहुत इसमें एडिटिंग है वो मैं कर दूंगा, ठीक है। वहां पर ये ऐप अवेलेबल हो जाएगा, वहां से आपको मतलब ये पीडीएफ अवेलेबल रहेगा, वहां से डाउनलोड करना है। जैसे जैसे मैंने करा है वैसे वैसे करना है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है आपको यूट्यूब पे जाना है, लिंक उसी कॉमर्स क्राफ्टर ऐप में होगा, उस पे जाना है आपको, आपको यूट्यूब चैनल पे जाना है, यही क्या कहते क्लास को प्ले करना है और देख लेना है मैंने कैसे कराया, पर तब देखना है जब आपको डाउट आएगा, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर बच्चों होने वाला है वो हमारा कल अपलोड होगा, ये वाला आज रात से पहले पहले अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों खूब मन से पढ़ाई करो। हाँ, थोड़ा सा एक छोटा सा काम और करना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बाकी खूब मेहनत करो, एग्जाम बहुत नजदीक है, हम आपके साथ हैं और आपके एक एक प्रश्नों के उत्तर हम देंगे यहाँ बैठ के, ठीक है। आपके कदम कदम पर साथ देंगे आपका और आपकी पूरी तैयारी करवाएंगे। चलिए ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।